ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम, इनिशियल, फाइनल मोमेंटम और सभी मोमेंटम को हमने यूज़ किया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसा होता है, फोर्स निकाल के दिखा था, एक्सेलरेशन निकाल के दिखा था हमने चीज़ें। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अभी तक हमने न्यूटन्स के 2 लॉ देख लिए, अब हम थर्ड लॉ देखेंगे। हमें पता है कि 3 डिफरेंट लॉज हैं। थर्ड लॉ तो बहुत ईजी है, डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स अबाउट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टेल अस दैट टू ब्रिंग अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, क्या पढ़ने वाले एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टेल अस दैट टू ब्रिंग अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ चेंज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स इज नीडेड। That is, a force produces a change in velocity of the object. Newton's second law tells us about the magnitude of acceleration produced by the force. Okay, Newton's first law ने हमें क्या बताया था? Newton's first law का conclusion ये था कि whenever you apply some force on an object always tends to change its inertia. That is, from rest to motion या फिर motion to rest. ये हमारा first law कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि पर्टिकुलरली व्हेनेवर यू अप्लाई सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट ऑलवेज स्टेट्स इज इनर्शिया, दैट इज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन या फिर मोशन टू रेस्ट। ओके, सेकंड लॉ क्या बताता है? सेकंड लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ हमारा क्वालिटेटिव था, सेकंड लॉ इज ऑफ क्वांटिटी। सेकंड लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर यू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी ऑलवेज एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। चीज़ें क्लियर है? ये हमें स्टेट करता है न्यूटन्स सेकंड लॉ टेल अस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स when applied on the object. These two laws do not explain how the force act on the object. This question is answered by the Newton's third law of motion. Okay, अब हमने फर्स्ट लॉ में तो ये चीज़ें देख ली। फर्स्ट लॉ में ये देख लिया कि फोर्स अप्लाई करने से हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करेगा या फिर रेस्ट करेगा। ठीक है, सेकंड लॉ में हमें ये पता चल गया कि व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी। पर हमें यही नहीं पता चला कि जो पर्टिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कैसे करेगा, व्हाट विल बी इट्स एक्टिंग पॉइंट या फिर इसके डायरेक्शन क्या रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, फोर्स एक्ट कैसे करेगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर एक्शन करोगे किसी बॉडी पे तो विल गेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इस पर्टिकुलर लॉ के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड बट द बुक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, इट इंप्लाइज दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बुक इज 0। चीज़ें क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हमने एक बुक रख दी है। ठीक है, अब बुक को वेट कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हमें पता है कि जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर वेट ऑफ द बुक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तब क्या करेगा? क्या बुक मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? नहीं। अगर बुक मूव नहीं कर रही है इसका मतलब ये कैसे कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। अब रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट कब होता है? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब क्या हो? अगर कोई पर्टिकुलर बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ऐसा एक पर्टिकुलर फोर्स होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा विद द सेम क्वांटिटी या विद द सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो कैसे रखा है? दैट इज इट इज इन रेस्ट कंडीशन। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो ये होता है हमारा डे टू डे लाइफ एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। व्हाइल मूविंग ऑन द ग्राउंड वी एक्सर्ट अ फोर्स बाय अ फीट टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। द ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सेम मैग्नीट्यूड ऑन अ फीट फॉरवर्ड विच मेक्स अस टू मूव फॉरवर्ड। चीज़ें क्लियर है? अब जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं दैट इज़ वॉकिंग एक्शन। जो हम वॉकिंग एक्शन करते हैं हम क्या करते हैं? एक्चुअली वी वॉक लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम खड़े, वी अप्लाई सम फोर्स बाय आवर लेग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हम ग्राउंड सरफेस पे क्या करें? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो ग्राउंड क्या करती है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको अप्लाई कर देती है। इस न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब सेम इंटेंसिटी का फोर्स आप पे अप्लाई करेगा सो दैट ग्राउंड आपको इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पुश करेगा। चीज़ें क्लियर है? इसलिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं किस तरह ग्राउंड का कैसा है। फॉर एग्जांपल आप सब ने बीच गए होंगे, ठीक है, कोस्टल एरिया बीच पे, जब हम सैंड पे मूव करते हैं तो वी नीड मोर एनर्जी
ऑन सैंड टू रन और टू मूव, ठीक है, आपने सैंड पे वॉक किया होगा या फिर कभी दौड़ने की कोशिश करो सैंड पे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज सैंड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। चीज़ें क्लियर है? जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं करती, ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाती है, फिर दे चेंज द पोजीशन। तो जिसकी वजह से जो रिवर्स डायरेक्शन वाला फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, पर इक्वल फोर्स होता ही नहीं, अपोजिट इन डायरेक्शन तो होता है बिकॉज आप मूव कर रहे हो, पर वो इक्वल नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी लूज हो जाती है। इसलिए सैंड पे वॉक करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हार्ड ग्राउंड और ऑन रॉक्स। चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे अप्लाई कौन सा होता है? यहाँ पे अप्लाई होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये जो पर्टिकुलर क्वेरी, ये जो क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें सॉल्व करके देता है। चीज़ें क्लियर है? ओके, thus the Newton's third law of motion state in an interaction of two bodies, that is A and B, the magnitude of reaction is equal in magnitude to the action, but they are in direction opposite to each other. ओके, चीज़ें क्लियर है? मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. This is the Newton's third law of motion. चीज़ें क्लियर है? इसका कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पंचिंग बैग होता है, ठीक है, जो बॉक्सेस यूज़ करते हैं, पंचिंग बैग होता है। आप पंचिंग बैग पे हिट करो तो आपको उतने ज़ोर से रिवर्स बैक में डायरेक्शन में पेन नहीं होता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? कि आप जैसे ही पंचिंग बैग को मूव करते हो, पंचिंग बैग भी जैसे आप हिट करते हो, पंचिंग बैग मूव करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं होता। सम सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इज यूज टू मूव दैट पंचिंग बैग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब सेम एग्जांपल, ये बॉल है, ठीक है, अब इस बॉल पे अगर मैं बहुत तेज़ी से हिट करता हूँ तो क्या होगा, मुझे उतनी ही तेज़ी से चोट लगेगी। अगर मैं धीरे हिट करता हूँ तो क्या मुझे चोट लगेगी? नहीं। चोट क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बहुत कम क्वांटिटी का फोर्स था। तो जो रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो भी कम इंटेंसिटी का था, जिसकी वजह से मुझे चोट नहीं लगी। पर विद द सेम अगर मैं लार्ज इंटेंसिटी ऑफ फोर्स के साथ हिट करूंगा तो क्या होगा, उतने ही इंटेंसिटी ऑफ फोर्स के साथ वो मुझे रिवर्स बैक फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मोशन ऑफ बोट, पुशिंग अ वॉल, अ बुक ऑन अ टेबल। बुक ऑन अ टेबल का हमने एग्जांपल दिया, पुशिंग अ वॉल। अभी पर्टिकुलर वॉल है, आप इसको पुश करोगे तो क्या वॉल पुश हो जाएगी? नहीं। क्यों? बिकॉज जितना हम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हमें वॉल इन रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई करिए, जिसकी वजह से पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो रही, दैट इज इट विल बी ऑलवेज रिमेन इन स्टैटिक, या फिर हम कह सकते हैं रेस्ट कंडीशन। ठीक है, मोशन ऑफ अ बोट इन वाटर। ठीक है, मोशन ऑफ बोट इन वाटर के बारे में बात करते हैं। अब सबने पर्टिकुलर बोटिंग की होगी, चीज़ें क्लियर है? बोटिंग में हम क्या होता है, देखिए जैसे हम पर्टिकुलर बोट से उतरते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हम बोट पे जब उतरते हैं तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि बोट को जैसे हम जंप करते हैं, आप एक पैर बोट पे रखिए और एक पैर ग्राउंड पे रखिए, ठीक है, और उसको पुश कीजिए तो बोट का बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। जैसे आप उतरने की कोशिश करते हो तो बोट हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो बोट, क्योंकि जो रिजिड सरफेस कैसा है, रिजिड नहीं है। वाटर इज नॉट अ रिजिड सरफेस, वाटर इज अ मूविंग सरफेस। तो जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो आपने फोर्स आपके लेग से लगाया था वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। ठीक है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में। चीज़ें क्लियर है? ओके, और एक एग्जाम्पल है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। ठीक है, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, ये क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं दे कीप देयर गन, या फिर हम राइफल्स कहते हैं, जो बड़ी राइफल्स होती है, लॉन्ग राइफल्स, उनका जो क्लैंप होता है लास्ट में वो शोल्डर पे रखा जाता है, दे होल्ड लाइक दिस। व्हाट इज द रीज़न? कि जो पर्टिकुलर आप जब हिट ट्रिगर दबाओगे और बुलेट जब गन से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी आउटसाइड द गन। अब बुलेट क्या करेगा, अब बुलेट इतने तेजी से मूव करेगी तो उसका रिएक्शन भी उतना ही फास्ट होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। और अपोजिट मतलब क्या होगा, गन पे अप्लाई करेगा। और गन कैसे करेगी, जर्क करेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए जो गन के क्लैंप्स होते हैं, जो सोल्जर्स गन के क्लैंप लगते हैं वो ऑन द शोल्डर रखते हैं, सो दैट वो जो पर्टिकुलर जर्क का जो फोर्स है दैट शुड बी
गवर्न बाय आवर बॉडी, बिकॉज वो इतना तेज होता है अगर हम राइफल हाथ से पकड़ के करें तो इट कैन डैमेज योर हैंड ऑल्सो। चीज़ें क्लियर है? तो ये होता है। अब इसी वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। जो पर्टिकुलर गन के जो एग्जांपल होती है, ठीक है, गन का जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट जो गन का होता है while firing a bullet, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। स्पेशल नाम है रिकॉइल वेलोसिटी। इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, यहाँ पे हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे रिकॉइल वेलोसिटी टर्मोलॉजी। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? गन का जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, अब मैं बनाता हूँ, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, फिर गन देखते हैं। ये हो गई हमारी गन, चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ से बुलेट मूव करेगी, तो बुलेट की डायरेक्शन कैसी है? बुलेट की डायरेक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बुलेट कैसे मूव करेगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चीज़ें क्लियर है? ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गई, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गई है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो क्या करेगा? इस पे ये बुलेट गन पे कैसे अप्लाई करेगा फोर्स? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो गन कैसे मूव करेगी? अब बुलेट तो रिलीज होगा, गन कैसे मूव करेगी? इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ गन। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। चीज़ें क्लियर है? सेम विथ रॉकेट मोशन। आपने रॉकेट का मोशन देखा होगा, ठीक है, व्हेनेवर रॉकेट मूव्स, आपने थ्रस्ट देखा होगा, ठीक है। रॉकेट कब देखते हैं पर्टिकुलर? ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारे जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है। अब रॉकेट का क्या होता है? यहाँ पे थ्रस्ट अप्लाई करता है। आपने देखा होगा लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स, वो थ्रस्ट अप्लाई करता है ऑन डाउनवर्ड। यहाँ पे आपको रिजिड प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिजिड प्लेटफॉर्म होता है। अब जैसे ही रॉकेट इग्नाइट करता है तो वो क्या करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इग्नाइट कर, बहुत ज़्यादा एनर्जी इग्नाइट करता है। आपने देखा होगा लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, तो वो जो पर्टिकुलर इनिशियल स्टेज के जो पर्टिकुलर फोर्स होता है जो रॉकेट अप्लाई करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही फोर्स, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है, यही फोर्स इस पर्टिकुलर रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है या फिर जाने की परमिशन देता है, हम कह सकते हैं टाइप ऑफ। चीज़ें क्लियर है? मतलब जितना ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उतना ही ज़्यादा उसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ये रिजिड सरफेस। तो दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रॉकेट टू मूव फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। चीज़ें क्लियर है? जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फ्यूल यूज़ करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन टाइप ऑफ गैस, कुछ पर्टिकुलर गैस यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो गैस क्या करती है? गैस यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करती है, गैस मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे मूव करती है गैस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये जो पर्टिकुलर मास है जो इस रॉकेट का, वो धीरे 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 ऊपर उड़ना शुरू होता है। चीज़ें क्लियर है? तो दिस इज द रीजन, या फिर दिस इज द फिजिक्स यूज्ड, इनिशियल फिजिक्स यूज्ड इन लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, इन फायरिंग अ बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉज यूज होता है? दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब जितना ज़्यादा एक्शन होगा इस पर्टिकुलर रॉकेट से, उतना ही ज़्यादा इसे रिएक्शन मिलेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मोशन ऑफ अ मैन ऑन ग्राउंड, जो हम कहते हैं वॉकिंग, ठीक है। मोशन ऑफ अ बोट अवे फ्रॉम द शोर व्हाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इट, या फिर कैचिंग अ बॉल। कैचिंग अ बॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि हम खेलते हैं तो हमें पता है कि कैचिंग ऑफ बॉल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब आपने देखा होगा क्रिकेट, आप सब लोग क्रिकेट देखते हो तो यहाँ पे एक प्लेयर होते हैं, व्हेनेवर दे कैच, कोच ट्रेन देम कि जब भी आप कैच पकड़ोगे तो ड्रैग योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये रहेगा कि अब वो जो बॉल है वो कंप्लीटली एक मोशन, एक बॉल का मास रहेगा और एक मोशन के साथ रहेगा, मतलब उसमें क्या है? मोमेंटम है, मास है और वेलोसिटी रहेगी। तो मोमेंटम रहेगा, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम वाज मास इनटू वेलोसिटी। तो उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि बहुत तेज़ी से बॉल आ रहा है आपके डायरेक्शन में। अगर आप पर्टिकुलर ऐसा स्टिफ हैंड रखोगे और डायरेक्ट कैच करने की कोशिश करोगे तो आपको चोट लग सकती है। क्यों चोट लग सकती है? बिकॉज जितने ज़्यादा फोर्स के साथ वो इम्पैक्ट करेगा, उतने ही ज़्यादा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके हैंड पे लगेगा। मतलब क्या होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ,
चीज़ें क्लियर है। तो अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कैसे कवर कर सकते हैं, जैसे ही बॉल आ रहा है तो उसको होल्ड करो और ड्रैग करो। ड्रैग करने से क्या होगा, मास तो चेंज नहीं हो सकता पर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी हमें। दैट इज फाइनल से एकदम जीरो नहीं हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी से रेस्ट पे तो आएगा बॉल, पर डायरेक्ट जीरो होगा तो उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको पर्टिकुलर ड्रैग करते हैं, सो दैट वो जो बॉल है वो उसके जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इट टेक्स सम टाइम टू चेंज इस वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन हम धीरे धीरे उसका कम करते हैं, सो दैट जो इम्पैक्ट होगा या फिर कोलिजन होगा बिटवीन बॉल एंड योर पाम वो कम इम्पैक्टफुल होगा और आपको चोट नहीं लगेगी। सो दिस इज द रीज़न, या फिर ये है पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन जब वो क्रिकेटर्स ड्रैग करते हैं। ठीक है, अगर आप विदाउट ड्रैग करोगे तो आपको इम्पैक्ट बहुत फोर्सफुली होगा जिसकी वजह से आपको हर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। दिस आर द रीजंस। ओके, चीज़ें क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू।